नमस्कार एंड वेलकम गाइस। गाइस, बैंकिंग गवर्नेंस के अंदर जिस टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं वो है यूनाइटेड नेशंस। गाइस, आप लोगों ने इस टॉपिक को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग जगह पे पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा। यूनाइटेड नेशन ये दुनिया की एक सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। 193 193 इसके मेंबर कंट्रीज है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन क्या है, उसका रिलेवेंस क्या है, इंडिया के साथ उसका रिलेशन कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, आज के लेक्चर में हम ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में गाइस हम लोगों ने वो डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ा था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वहां पे हमने समझा था कि डब्ल्यूटीओ क्या है। तो गाइस, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ट्रेड रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम है दुनिया के अंदर जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है उसको रेगुलेट करना, उसके लिए नियम बनाना और उन नियमों को इन्फोर्स करना। 164 मेंबर कंट्री के साथ डब्ल्यूटीओ काम कर रही है। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। ठीक है, इंडिया इज अ पार्टी टू द डब्ल्यूटीओ। इनफैक्ट इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर टू द डब्ल्यूटीओ। हमने ये देखा था कि डब्ल्यूटीओ जो है ना अलग अलग एग्रीमेंट्स करता है। प्राइमरली 3 सब्जेक्ट्स में ये एग्रीमेंट करता है, गुड्स, सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको हमने कहा आईपीआर। तो डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट जो गुड्स में है उसको कहा गया GATT, गैट। डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट जो सर्विसेज में उसको कहा गया GATS। और डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में किया गया उसको कहा गया ट्रिप्स। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज। ठीक है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इस तरीके से ये 3 एग्रीमेंट है जो पूरे डब्ल्यूटीओ को कवर करते हैं। मतलब डब्ल्यूटीओ गुड्स में, सर्विसेज में एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इन तीनों में ट्रेड रेगुलेशन करने का काम करती है। डब्ल्यूटीओ का प्राइमरी फंक्शन हमने ये देखा था कि दुनिया के अंदर ट्रेड को रेगुलेट करे, सारे मेंबर कंट्रीज को एक फेयर एक ऐसी सिस्टम प्रोवाइड करे जहां पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, एक फेयर प्ले सिस्टम जनरेट कर सके वहां पे ट्रेड के रिलेटेड मैटर में। दिस इज डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। यूनाइटेड नेशन जो है ना वो किसी एक पर्टिकुलर दिशा में काम नहीं करती है। यूनाइटेड नेशन इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड पीस इस्टेब्लिश करना। वर्ल्ड पीस इस्टेब्लिश करने के लिए यूनाइटेड नेशन की शुरुआत हुई थी। गाइस, यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल मल्टीपल गवर्नमेंट से बनी हुई संस्था है जिसके अंदर 193 मेंबर कंट्रीज है। इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1945 से। लेकिन अगर हम बैकग्राउंड के अंदर देखेंगे, यूनाइटेड नेशन वाज नॉट द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ सच काइंड। नहीं, दुनिया के अंदर शांति स्टैब्लिश करने के लिए डब्ल्यूटीओ यूनाइटेड नेशन के पहले भी और दूसरी संस्थाएं बनी थी। जैसे एक बनी थी लीग ऑफ नेशन, ठीक है, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ ऐसी संस्था थी जो अलग अलग दिशा में दुनिया में पीस स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही थी। ओके, तो बैकग्राउंड के साथ इस टॉपिक को पढ़ते हैं। United Nations is an intergovernmental organization that was established with the purpose of promoting international cooperation and maintaining peace and security among its member state। जितने भी मेंबर स्टेट है उनमें पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए जो संस्था काम कर रही है, सब कंट्रीज मिलके, वो संस्था है यूनाइटेड नेशंस। What are the different objectives of United Nations, guys? तो पहला है डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग द नेशंस। कंट्रीज के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। हाल ही के दिनों में आप लोग सुन रहे होंगे कि यूनाइटेड नेशन अपने ऑब्जेक्टिव में फेल हो रहा है, अपने काम करने में फेल हो रहा है। उसका रीजन क्या है? बढ़ते प्रॉब्लम्स कंट्रीज के बीच में, जैसे कि इजराइल पैलेस्टाइन, ठीक है ना, रशिया यूक्रेन। ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, ये बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स है। दिस कॉन्फ्लिक्ट शोज दैट यूनाइटेड नेशन इज फेलिंग इन मेंटेनिंग ग्लोबल पीस और डेवलप अ फ्रेंडली रिलेशनशिप अमंग द नेशंस। इनके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। तो सेकंड इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स।
तो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात की जा रही है। यूनाइटेड नेशन का एक काम है ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना। उसके लिए यूएनएचआरसी नाम की एक संस्था है जो यूनाइटेड नेशन के अंदर काम कर रही है। ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है ये। तो इस तरीके से वो ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने में काम करते हैं। अब ह्यूमन राइट्स किसके, तो जो भी वॉर जोन में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, जो भी वॉर जोन के अंदर लोग अटके, वो जो भी माइग्रेंट है वो, ठीक है ना, दुनिया के अंदर जो बच्चे हैं या फिर जो महिलाएं हैं या फिर जो हम कह सकते हैं वल्नरेबल सेक्शन है दुनिया के अंदर, इन सारे वल्नरेबल सेक्शंस के राइट्स को प्रिजर्व करना ये यूनाइटेड नेशन का काम है। थर्ड इसका फंक्शन है टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स, जैसे यूनेस्को या फिर इकोसॉक, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन। तो ये जो संस्था है ना, ये दुनिया के अंदर सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाई गई है, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन का ये भी काम है। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन क्या करता है, वहां पे बायोस्फीयर रिजर्व्स यूनाइटेड नेशन के द्वारा, मतलब नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली यूनाइटेड नेशन के द्वारा वहां पे बायोस्फीयर रिजर्व्स को प्रिवेंट किया जाता है, बराबर ना। तो इस तरीके से वो आपके कल्चरल और सोशल प्रॉब्लम्स को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। टू अचीव द इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग economic and social, cultural, humanitarian problem. Then to serve as a center of harmonizing the actions of nation. अलग अलग कंट्रीज के जो भी एक्शंस है उन सारे एक्शंस को एक साथ लाने के लिए जो संस्था काम कर रही है वो है यूएन। क्योंकि दुनिया के अंदर जो भी डेवलपमेंट है, जो भी पीस है, पॉवर्टी के खिलाफ जो भी लड़ाई है, टेररिज्म के खिलाफ जो भी लड़ाई है, ऐसी लड़ाइयाँ, ये सारे प्रॉब्लम्स हम तब तक के पूरे तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते जब तक के सारी कंट्रीज एक साथ नहीं आएंगी और सबकी एक साथ कार्रवाई नहीं होगी। तो हार्मोनाइजिंग एक्शंस ऑफ द नेशन, और उसके लिए यूनाइटेड नेशन काम करता है सारी कंट्रीज को एक साथ लाने के लिए। उसके लिए अलग अलग मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस अरेंज किए जाते हैं। उन्हीं मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू ये सारे एक्शंस किए जाते हैं, करेक्ट। सो दीज आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो एक तो है फ्रेंड रिलेशन एस्टेब्लिश करना, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना और कंट्रीज को साथ में लाना टू सॉल्व द वर्ल्ड प्रॉब्लम, है ना। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन कैसे स्टैब्लिश बना, उसके बैकग्राउंड की। तो गाइस इसके बैकग्राउंड में बहुत सारी घटनाएं, इसमें से कुछ चीजें हमने देखी है। जैसे हमने IMF, वर्ल्ड बैंक, जब इनका चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने इसके बारे में चर्चा की थी थोड़ी सी। जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो गया, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो गया, ग्रेट डिप्रेशन हो गया, ये सारी चीजें। तो गाइस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ये प्राइमरी रीजन है यूनाइटेड नेशन बनने के लिए, ठीक है। आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो हुआ था 1914 से लेके 1919 तक, ठीक है। 1919 में एक पेरिस में ट्रीटी हुई थी जिसको पेरिस ट्रीटी भी कहा जाता है, ट्रीटी ऑफ वर्साई भी हुई थी। इन ट्रीटी के चलते ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का चैप्टर खत्म हो गया था वहां पे, ठीक है। लेकिन ये जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है ना, इसने दुनिया के अंदर एक इंप्रेशन क्रिएट कर दिया। इंप्रेशन ऐसे कि दुनिया के अंदर शांति खत्म हो गई है। तो शांति को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा वहां पे, ग्लोबल पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए 1920 में जो ट्रीटी ऑफ वर्साई हुआ था, ठीक है ना, ट्रीटी ऑफ वर्साई, इसको वर्साई पढ़ना है, ठीक है, स्पेलिंग अलग लग सकते हैं आपको। ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साई हुआ था 1919 में, इस ट्रीटी ऑफ वर्साई में एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन का आप एंसेस्टर समझ सकते हो एक तरीके से कि पूर्वज है। पहले लीग ऑफ नेशन बना जिसकी स्थापना हुई थी जनवरी 10 1920 में, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्साई हुआ था 1919 में। उसी में डिसाइड हुआ था कि सारी कंट्रीज को साथ में आके कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जैसी घटनाएं दोबारा ना हो। क्योंकि गाइस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो ना करोड़ों की संख्या में लोगों की जाने गई थी। मैं सिक्योरिटी पर्सनल और सिविलियन दोनों को मिलके बोल रहा हूँ। जान माल का नुकसान हो गया था, कितनी संपत्ति डिस्ट्रॉय हुई थी, किसी को कुछ इसका प्रॉपर अंदाजा भी नहीं है। तो जब इतने बड़े पैमाने पे डिस्ट्रक्शन हुआ था, वायलेंस हुआ था, तो फिर से ऐसा वायलेंस ना हो, इसीलिए लीग ऑफ नेशन की शुरुआत हुई थी। लेकिन ये देखा गया कि लीग ऑफ नेशन क्या हो गया, फेल हो गया। क्योंकि लीग ऑफ नेशन बना 1920 में और
1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड की शुरुआत हो गई, है ना। तो उसके पीछे कारण भी ये कंट्रीज ही है। सी, ये कंट्रीज जो है ना, दे आर नॉट जेन्युइन इन देयर कॉज। इनको सही में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी थी, क्योंकि प्रॉब्लम अलग थी, ये सॉल्यूशन कहीं दूसरी जगह पे ढूंढ रहे थे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, उसका कारण था ग्रिड, लोगों का, कंट्रीज का लालच, है ना। ये जो जितनी भी डेवलप कंट्रीज है, उन्होंने कहा दे आर फाइटिंग इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, कि वो डेमोक्रेसी के नाम से वो लड़ रहे, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट डिक्टेटरशिप फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं था ना एक्चुअली में। अगर सही में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट डेमोक्रेसी के लिए होता, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद इंडिया को आजादी दे देनी चाहिए थी ना, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर देनी चाहिए थी इंडिया में, लेकिन नहीं की उन्होंने, बिकॉज इंडिया फाइट विद द ऑन द साइड ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के पक्ष में इंडिया लड़ा था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। तो जब इंडिया लड़ा वहां पे और ब्रिटेन जीता भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, तब डेमोक्रेसी के नाम पे ही इंडिया को आजादी मिलनी चाहिए थी वहां पे, लेकिन नहीं मिली, बिकॉज देयर इंटेंशन इज नॉट वाज नॉट अ डेमोक्रेसी बट ग्रीड। यही था उनका इंटेंशन। गाइज, हम सबको पता है कि इंपरलाइजेशन चल रहा था। इंपरलाइजेशन क्या होता है? साम्राज्यवाद। जब यूरोप के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, काफी ज्यादा पैमाने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी वहां पे, तब उसी समय में इंपरलाइजेशन की शुरुआत हुई। क्यों? क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के चलते प्रोडक्शन करना आसान हो गया, बड़ी बड़ी मशीनें बन गई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बन गई, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन जब हो रहा था बड़े पैमाने पे, तब दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत हो। पहली चीज थी रॉ मटेरियल। यूरोप के अंदर सारा रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था, ठीक है। तब ये जो यूरोपियन कंट्रीज है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, देन आपका पोलैंड हो गया, देन आपका पोर्तुगाल हो गया, स्पेन हो गया, ये जो कंट्रीज थी ना, इन कंट्रीज के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बन रही थी, बट उनके लिए रॉ मटेरियल कम पड़ रहा था। सो दे ट्राई टू सर्च अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। दूसरी चीज थी मार्केट। अब सपोज रॉ मटेरियल कहीं से इन्होंने डेवलप कर लिया, कहीं से मिला लिया, लेकिन जो भी प्रोडक्शन होगा उसको बेचना भी तो पड़ेगा ना। यूरोप के अंदर तो सारी कंट्रीज डेवलप हो रही है, इसलिए यूरोप के अंदर बड़े बड़े मार्केट नहीं मिल रहे थे उनको, पॉपुलेशन भी कम थी यूरोप की, तो उनको पॉपुलस रीजन चाहिए थे जो उनको मिले एशिया और अफ्रीका में, अमेरिका में। तो इसी तरीके से उनको मार्केट मिल गया। लेकिन ये जो रॉ मटेरियल है, जो मार्केट है ना, ये उनको खरीदना नहीं था, ये इनके ऊपर उनको कब्जा चाहिए था, इसलिए उन्होंने साम्राज्य विस्तार किया। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, यहाँ से बड़ी बड़ी सेनाएं निकली समय समय में, और इन सेनाओं ने दुनिया के अलग अलग कोने पे अपना कब्जा कर लिया। दैट्स हाउ इंपरलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। लेकिन इंपरलाइजेशन की शुरुआत के पीछे था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, और उसके कारण हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन फोर्स इंपरलाइजेशन, और इंपरलाइजेशन के अंदर उन्होंने कॉलोनी सेटअप की, उसको अलग से वर्ड बोला गया कॉलोनियलाइजेशन, जैसे इंडिया वाज अ कॉलोनी। अब कॉलोनी मतलब क्या होता है कि एक तरीके से गुलाम, हम गुलामी थे उनके 200 साल तक, लगभग 200 साल तक उन्होंने हमको गुलाम बना के रखा था। तो इंपरलाइजेशन में भी उन्होंने गुलाम बनाए, कॉलोनीज बनाई, है ना। कॉलोनीज क्यों बनाई, गुलाम क्यों बनाए? क्योंकि उनको इंडिया से रॉ मटेरियल खरीदना नहीं था, ना ही इंडिया के मार्केट को गंवाना था। तो इसलिए कब्जा करना ये एक बेस्ट तरीका है। तो आर्मी लेके आए, और आर्मी के आधार पर उन्होंने इंडिया के ऊपर कब्जा किया और इंडिया को कॉलोनी में कन्वर्ट किया, ताकि इंडिया से फ्री ऑफ कॉस्ट रॉ मटेरियल लेके जा सके और फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केट मिले उनको। तो इस तरीके से कॉलोनीज स्टैब्लिश होना शुरू किया। लेकिन 1914 तक आते आते दुनिया में सारे इलाके के ऊपर कब्जे बन गए थे, इन यूरोपियन कंट्रीज के सारे, मतलब सारे, दुनिया में 1 इंच लैंड नहीं बची थी। लेकिन इनकी जो ग्रिड थी, ये जो भूख थी ना, ये खत्म नहीं हुई थी। तो इस भूख को खत्म करने के लिए उन्होंने युद्ध का सहारा लिया, इसलिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ है। क्योंकि अब नई जमीनें नहीं है ना, तो इसलिए युद्ध करो, सामने वाले पार्टी को हराओ और उनकी जमीनों को कब्जा लो, यही एक ऑप्शन बचा था, और यही हुआ। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का एंड ऐसा हुआ कि टर्की के टुकड़े कर दिए इन्होंने। टर्की हारने वाली पार्टी में था। टर्की के जो टुकड़े किए, उनमें से एक टुकड़ा आज भी लड़ रहा है, जिसको आप इजराइल पैलेस्टाइन के नाम से जानते हो,
है ना, जो टुकड़ा ब्रिटेन के पक्ष में चला गया था, ब्रिटेन ने उस टुकड़े को प्रॉमिस कर दिया दैट विल दैट ज्यूज पीपल कैन स्टे देयर एंड स्टार्ट देयर न्यू जर्नी। तो जूस लोग वहां पे चले गए, लेकिन वहां पे ऑलरेडी पैलेस्टीनियन लोग रह रहे थे, तो उसके कारण मुश्किलें बढ़ गई। और वो पैलेस्टीन और जूस का जो मैटर है, इस्लाम और जूस का, वो आज भी धधक रहा है वहां पे। तो ये सारा कॉलोनियल लेफ्ट ओवर है जो आज भी लोग समेट रहे हैं। ओके, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। लेकिन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो गया, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की कारण ग्रिड थी, लेकिन वो मेन इलाज यहाँ पे नहीं कर रहे थे। उन्होंने दुनिया के ऊपर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साई बनाया और उसके थ्रू लीग ऑफ नेशन बना। तो लीग ऑफ नेशन का फेल होना लाजमी था, क्योंकि लोगों की इन कंट्रीज की ग्रिड खत्म नहीं हुई। जो ट्रीटी ऑफ वर्साई हुआ था, उस ट्रीटी ऑफ वर्साई के अंदर जीतने वाली पार्टी ब्रिटेन, फ्रांस, इन्होंने हारने वाली पार्टी जर्मनी, टर्की, इनके खिलाफ एक जजमेंट पास किया। जजमेंट ये पास किया कि जो हारने वाली पार्टीज थी वही दोषी है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के लिए, और इसलिए सारी पेनल्टी वो पे करेंगे। तो बहुत ज्यादा लेवल पे पेनल्टीज लगाई गई, इनके राज्य इनसे छीन लिए गए, राज्यों के टुकड़े कर दिए गए, ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें हो गई। लेकिन इसी सारे जस्टिस सिस्टम के अंदर, सो एज टू से, एक इंसान खड़ा हुआ जिसका नाम था अडोल्फ हिटलर। वो कोई अच्छा इंसान नहीं था, वो भी अपने ही फायदे के लिए खड़ा हुआ था, लेकिन उसने इसी इनजस्टिस का सहारा लिया अपने इंटरेस्ट के लिए, और इसी इनजस्टिस को जस्टिस में कन्वर्ट करने के लिए अडोल्फ हिटलर के कारण वर्ल्ड वॉर सेकेंड की शुरुआत हुई। तो मतलब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का ही जो अनफिनिश्ड बिजनेस था ना, वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में फिनिश करने की कोशिश की अडोल्फ हिटलर ने। तो मतलब लीग ऑफ नेशन फेल हो गया। ये लीग ऑफ नेशन का काम था कि वर्ल्ड वॉर जैसी घटनाएं ना हो, लेकिन उससे ज्यादा भयंकर डिस्ट्रक्शन हुआ वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से ज्यादा भयंकर। तो इसलिए 1920 में जो लीग ऑफ नेशन स्टैब्लिश हुआ था वो कंप्लीटली फेल्ड हुआ। इसी दरम्यान और एक चीज हुई थी, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1919 में इसकी भी स्टैब्लिशमेंट हो गई थी, सेम चार्टर के थ्रू। ILO का काम था दुनिया के अंदर लेबर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। क्यों? क्योंकि लेबर्स की फौज ये फौज थी जो कैपिटलिस्ट के खिलाफ खड़ी हो रही थी, मार्क्सिज्म के आइडियल्स के पीछे। तो बस यही लोगों के बीच में शांति स्टैब्लिश करने के लिए, कैपिटलिस्ट और लेबर क्लास के बीच में, हैव्स एंड हैव्स नॉट के बीच में एक शांति स्टैब्लिश करने के लिए लेबर्स के लिए ILO को स्टैब्लिश किया गया। तो ये ग्लोबल पीस के लिए ही बनाया गया था एक तरीके से। इस तरीके से ILO और लीग ऑफ नेशन की शुरुआत हुई थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद। 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड की शुरुआत हुई थी। इंडिया वाज आल्सो पार्टी, ऑफ कोर्स इंडिया अपनी मर्जी से नहीं, इंडिया वाज फोर्सफुली पार्टी टू द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, लेकिन फिर भी इंडिया ब्रिटेन की पक्ष से वर्ल्ड वॉर सेकेंड में उतर गया वहां। उस समय में USA प्रेसिडेंट एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का नाम था आपका विंस्टन चर्चिल। तो US और ब्रिटेन दोनों ने मिलके या फिर इनकी लीडरशिप में एक चार्टर पास किया गया, उसको कहा गया अटलांटिक चार्टर इन 1941। अटलांटिक चार्टर, व्हाट इज दिस अटलांटिक चार्टर? सी पूरी बात एक शॉर्ट में समझाता हूँ। अटलांटिक चार्टर क्या है? अटलांटिक चार्टर मतलब क्या है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने वहां पे कंट्रीज को प्रॉमिस किया था जो भी उनके साथ लड़ रहे, कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे दुनिया बनाई जाएगी, जहां पे फ्रीडम दिया जाएगा कंट्रीज को, कंट्रीज जो कि गुलाम है उनको अधिकार दिया जाएगा कि क्या करना है, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाएगा उनको, कि आजाद रहना है या फिर गुलामी में ही जिंदा रहना है, क्या करना है उनको चॉइस दी जाएगी। अगर वो आजादी चाहेंगे तो वहां पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने की प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी। इन शॉर्ट, अटलांटिक चार्टर प्रॉमिस मेंबर कंट्रीज दैट दे विल गेट अ फ्री एटमॉस्फेयर आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, इसलिए अटलांटिक चार्टर बनाया गया था। अब इंटरेस्टिंग बात, हिपोक्रेसी देखो यहाँ पे ब्रिटेन की, कि वहां पे विंस्टन चर्चिल थे, उन्होंने मतलब साधारण आसान शब्दों में कहे तो उन्होंने एक बात कह दी कि अटलांटिक चार्टर इंडिया के ऊपर नहीं लगेगा, इंडिया इज अवर प्रॉपर्टी एंड वो समय के अंत तक हमारी ही प्रॉपर्टी रहेगी, वो हमारा गुलाम ही रहेगा। तो विंस्टन चर्चिल वाज नॉट इन फेवर टू फ्री इंडिया अंडर अटलांटिक चार्टर, बट इट वाज अमेरिका प्रेसिडेंट उस समय के, आई थिंक रूजवेल्ट थे, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन उन्होंने फोर्स किया वहां पे कि नहीं,
ये जो अटलांटिक चार्टर है सब पे लगेगा, एक जैसा लगेगा, देयर विल बी नो एक्सक्यूज इन दिस अटलांटिक चार्टर। और शायद ये भी एक रीजन है जिसके कारण ब्रिटेन को हमको आजादी देनी पड़ी। वैसे ब्रिटेन को इंडिया को आजादी देने के पीछे 100 कारण है, उसमें सबसे बड़ा कारण है हमारी फ्रीडम फाइट। लेकिन हम इन चीजों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। वहां पे वर्ल्ड वॉर सेकेंड का इम्पैक्ट, अटलांटिक चार्टर का इम्पैक्ट, तो ये चीजें भी वहां पे कुछ हद तक एक रोल प्ले कर रही थी। ओके, तो इस तरीके से अटलांटिक चार्टर हुआ। तो अटलांटिक चार्टर में इस बात की घोषणा हो गई थी कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद एक पीसफुल सोसाइटी बनाएंगे जहां पे डेमोक्रेसी के आधार पे राज किया जाएगा, ना कि डिक्टेटरशिप के आधार पे। तो यही से यूनाइटेड नेशन की दौड़ तेज हो गई वहां।
All right. Sorry guys for the technical problem. Let's continue. तो गाइस 1941 में अटलांटिक चार्टर बना था वहां पे, एंड दैट्स द स्टार्टिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिकली टू से। उसके बाद हम देखते हैं कि एक सैन फ्रांसिस्को के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये एक्चुअली यूनाइटेड नेशन की शुरुआत सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस से ही हुई थी, वहां पे यूनाइटेड नेशन की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी 1945 में, अप्रैल जून महीने के मंथ में। तो अप्रैल जून 1945 के अंदर एक इंटरनेशनल मीटिंग्स हुई सैन फ्रांसिस्को के अंदर, तकरीबन 50 कंट्रीज उसके अंदर शामिल हुए थे, ठीक है। ये कंट्री साथ में आई, उसके बाद पोलैंड में एक काम हुआ, इन्होंने मिलकर 1945 में यूनाइटेड नेशन की शुरुआत कर दी। वहीं पे यूनाइटेड नेशन का चार्टर साइन हुआ, जहां पे 51 कंट्रीज फाउंडिंग मेंबर बनी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में रखा गया, तो न्यूयॉर्क के अंदर यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर बन गया वहां पे। इंडिया का रिलेशन क्या है, तो इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर टू द यूनाइटेड नेशन। इंडिया फाउंडिंग मेंबर की तरह काम कर रहा है यूनाइटेड नेशन के अंदर। तो 1945 में यूनाइटेड नेशन की शुरुआत हो गई थी। यूएन ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन अक्टूबर 24, 1945। तो अक्टूबर 24, 1945 को यूनाइटेड नेशन का ऑफिशियली काम शुरू हो गया, आफ्टर रेटिफिकेशन ऑफ द यूएन चार्टर बाय द मेजॉरिटी ऑफ द फाउंडिंग मेंबर। 51 मेंबर कंट्रीज थे, फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज, उसमें से मेजॉरिटी कंट्री ने जब रेटिफाई कर दिया, तब जाके आपका यूनाइटेड नेशन की एस्टेब्लिशमेंट हुई। तो अक्टूबर 24 इज कंसिडर्ड एज यूएन डे। In 1946, first meeting of the UN General Assembly was held in London. In January 1940s, held in London in 1946. The Assembly is the main policy making and representative body of the United Nations. तो 1946 में इसकी सबसे पहली जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी, लेकिन वो कहाँ पे हुई थी? लंदन में, न्यूयॉर्क में। आजकल कहाँ पे होती है? न्यूयॉर्क में। हर साल सितंबर के महीने में न्यूयॉर्क में इनकी मीटिंग होती है, जनरल असेंबली की मीटिंग। वहां पे कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, जैसे इंडिया को वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे भारत के प्राइम मिनिस्टर, वहां पे जाएंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे और अपनी बात रखेंगे अलग अलग मुद्दों के ऊपर। दिस इज नोन एज जनरल असेंबली। तो इस तरीके से यूनाइटेड नेशन की शुरुआत हुई थी। यूनाइटेड नेशन की अगर मैं फैक्चुअल डिटेल्स के बारे में बात करूंगा, इट्स हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। एंटोनियो गुटेरस इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। सेक्रेटरी जनरल कौन होता है? ये एक हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है किसी भी यूनाइटेड नेशन के अंदर। ये सेक्रेटरी यूएन सेक्रेटरीट का ये हेड होता है, उसको कहा जाएगा सेक्रेटरी जनरल। यूनाइटेड नेशन के सारे डे टू डे फंक्शन सेक्रेटरी जनरल की गाइडेंस में ही होते हैं। अभी के लिए कौन है सेक्रेटरी जनरल? एंटोनियो गुटेरस। ये पुर्तगाल के पूर्व प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, अभी के लिए यूनाइटेड नेशन के अंदर एक सेक्रेटरी जनरल की तरह काम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूंगा ऑफिशियल लैंग्वेजेस की, तो यूनाइटेड नेशन के अंदर वहां पे 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। अरेबिक, इंग्लिश, चाइनीज, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश, है ना। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 लैंग्वेजेस वहां पे क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने उस सरकार के अंदर एक बार हम लोगों ने ट्राई किया था कि दैट हिंदी शुड बी अ ऑफिशियल लैंग्वेज इन यूएन। क्यों? क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है ना, मतलब तकरीबन 100 करोड़ की पॉपुलेशन वाला कंट्री था उस समय में, जब इंडिया इज प्रेसिंग फॉर हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज इन यूएन। लेकिन ये बात मानी नहीं गई। उसका सिंपल रीजन ये है कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज तक नहीं है। मतलब इंडिया में भी हिंदी का विरोध हो रहा है टू डिक्लेयर इट एज अ नेशनल लैंग्वेज। तो इसको इंटरनेशनल फोरम पे कैसे हम एक दर्जा दे सकते हैं? तो वही लॉजिक है यहाँ पे कि पहले हिंदी को नेशनल लैंग्वेज कन्वर्ट करो, देन आगे जाके बात होगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, जबकि ये होना भी चाहिए। सी गाइस, इंडिया की 70%, लगभग 69 to 70% पॉपुलेशन अंडरस्टैंड हिंदी। तकरीबन 55% पॉपुलेशन ऐसी जो इनको हिंदी लिखना पढ़ना आता है, 70% पॉपुलेशन ऐसी जिसको हिंदी समझती है। इफ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन नोज हिंदी, देन व्हाई नॉट हिंदी डिक्लेयर एज अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, है ना। लेकिन कुछ लोग अपने पर्सनल एजेंडा के चलते ये चीज होने नहीं दे रहे वहां पे।
यस ऑफ कोर्स इन चीजों को थोड़ा सा हमको डेमोक्रेटिक वे में ही हैंडल करना पड़ेगा. वी कैन नॉट डू इट फोर्सफुली बिकॉज वी लिव इन द डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के अंदर सारे लोगों को अपनी बात रखने का और अपनी बातों को रिप्रेजेंट करने का अधिकार है. ऑफिशियल लैंग्वेजेस 6 हैं. एक तो अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश. अगर यूनाइटेड नेशन की बात करेंगे तो उसका एक स्ट्रक्चर है, उसको हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. उसके अंदर 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है. देयर आर 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन. एक एक करके इन सारे ऑर्गेनाइजेशन को हम पढ़ेंगे, इनके बारे में समझेंगे. ये ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना मतलब यूनाइटेड नेशन पढ़ना है. तो 6 ऑर्गेनाइजेशन कौन से? तो पहली यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. सेक्रेटेरिएट, यूएन सेक्रेटेरिएट. इकोसॉक, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्फ्रेंस. ट्रस्टीशिप काउंसिल. ये 6 ऑर्गन जो है ना, इनको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑर्गन. इन 6 में से एक आईसीजे, इसका हेडक्वार्टर पाया जाता है नेदरलैंड्स, हेग. ठीक है. बाकी ये जो 5 है, यूएनजीए, यूएनएससी, सेक्रेटेरिएट, इकोसॉक एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल, इनका हेडक्वार्टर पाया जाता है न्यूयॉर्क. तो 6 में से एक हेग में पाई जाएगी और 6 में से 5 न्यूयॉर्क में पाई जाएगी हेडक्वार्टर्स इनके. ये इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं. ओके, ये चीज देखिए. 5 ऑफ देम, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड सेक्रेटेरिएट आर बेस्ड एट यूएन हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क. ये न्यूयॉर्क में इसके हेडक्वार्टर पाए जाएंगे. द 6th, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, लोकेटेड इन हेग, नेदरलैंड्स. नेदरलैंड्स यूरोप की एक कंट्री है. ओके, तो एक एक करके इन इंस्टीट्यूशन को पढ़ना शुरू करते हैं. तो पहली चीज है जनरल असेंबली. तो गाइस, जनरल असेंबली मतलब क्या है? जनरल असेंबली मतलब यूनाइटेड नेशन की वो असेंबली जहां पे यूनाइटेड नेशन के सारे मेंबर्स, दैट मींस 193 मेंबर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजेंगे और वहां पे ये असेंबली होगी. इट जस्ट लाइक अ पार्लियामेंट. इंडिया की जैसे पार्लियामेंट होती है ना, उस तरीके से ये क्या है, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है. जैसे पार्लियामेंट इंडिया के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती है, उसी तरीके से जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस को टेक ओवर करती है. जैसे नए मेंबर कंट्रीज को ऐड करना, किसी मेंबर कंट्री को एक्साइल करना, यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अंदर कुछ फेरबदल करना, ऐसे सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस यहाँ पे लिए जाते हैं. पूरी की पूरी जनरल असेंबली डेमोक्रेटिक सेटअप पे काम करती है. यहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप मतलब यहाँ पे वोटिंग सिस्टम से काम करेगा. 1 कंट्री 1 वोट, इस सिस्टम से काम होता है यहाँ पे. और यहाँ पे डिसीजंस अलग अलग तरीके से लिए जाते हैं. जैसे कोई डिसीजन 2/3 मेजोरिटी से ले जाएंगे, तो कोई डिसीजन सिंपल मेजोरिटी. हमारे पार्लियामेंट के अंदर भी ये होता है. अगर कुछ छोटे छोटे डिसीजन से वहां पे सिंपल मेजोरिटी से लिए जाएंगे. अगर कोई बड़े डिसीजन जैसे यूनाइटेड नेशन के स्ट्रक्चर में फेरबदल करना, तो वहां पे 2/3 मेजोरिटी चाहिए. इस तरीके से इसके अलग अलग डिसीजंस लिए जाते हैं. लेकिन जो भी डिसीजन होंगे वो वोटिंग के आधार पे, मेजोरिटी के आधार पे डिसाइड होंगे. जनरल असेंबली के अंदर होते एक प्रेसिडेंट, जिनको हर साल इलेक्ट किया जाता है वहां पे. तो प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली इज इलेक्टेड ईच ईयर बाय द असेंबली टू सर्व 1 ईयर टर्म ऑफ ऑफिस. 1 साल के टर्म के लिए यहाँ पे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है. इंडिया से विजया लक्ष्मी पंडित, ये पहली भारतीय जो यहाँ पे प्रेसिडेंट की तरह जिन्होंने जनरल असेंबली के अंदर काम किया है. एंड इनफैक्ट यूनाइटेड नेशन के अंदर ये पहली महिला भी है जिन्होंने यूएनजीए की प्रेसिडेंशियलशिप अज्यूम की थी. ठीक है, विजया लक्ष्मी पंडित. तो इस तरीके से जनरल असेंबली का काम होता है. द जनरल असेंबली इज अ मेन डिलिबरेटिव, पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ यूएन. ठीक है. All 193 members of the United Nations represented in the General Assembly. सबको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिलता है. by making it only UN body with a universal representation. ये एकलौती ऐसी बॉडी है जहाँ पे 193 मेंबर्स बैठते हैं. बाकी ऐसी कोई भी बॉडी नहीं है जहाँ पे पूरे के पूरे मतलब 193 मेंबर स्टेट्स आके बैठेंगे. Each year, particularly in September, यूएन की जनरल असेंबली की मीटिंग होती है. मतलब सारे मेंबर्स आते हैं न्यूयॉर्क के अंदर और वहां पे जनरल असेंबली में पार्टिसिपेट करते हैं. वो एनुअल जनरल असेंबली सेशन होता है. वहां पे अलग अलग मुद्दों पे डिबेट होती है एंड जनरल डिबेट विच मेनी हेड्स ऑफ द स्टेट अटेंड एंड एड्रेस. तो हेड ऑफ द स्टेट्स होते हैं अलग अलग, वो वहां पे जाते हैं और उनको अटेंड करते हैं. द डिसीजन ऑन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सच एज
those on peace and security, admission of new members, budgetary matters, requires 2/3 majority in जनरल असेंबली। जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है सबके लिए क्या चाहिए? 2/3 मेजोरिटी। इनके अलावा जो भी डिसीजन है वो सिंपल मेजोरिटी से पास किए जाएंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली इज इलेक्टेड ईच ईयर बाय द असेंबली टू सर्व 1 ईयर टर्म ऑफ द ऑफिस। जो भी प्रेसिडेंट होगी वो 1 साल के लिए ही सिलेक्ट होगी, मतलब टर्म कितना होगा उनका? 1 ईयर। उसके बाद नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट प्रेसिडेंट। अब ये प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होते हैं? ये लोग ही अपने से इलेक्ट करते हैं, जैसे पार्लियामेंट के जैसे अंदर जैसे पार्लियामेंट के अंदर होता है, इंडिया के पार्लियामेंट के अंदर। तो पार्लियामेंट के अंदर कैंडिडेट्स वहां पे अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं और उन कैंडिडेट्स के ऊपर पूरी पार्लियामेंट वोटिंग करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जनरल असेंबली वोट करेगी और वहां से प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाएगा 1 साल के लिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये थी आपकी जनरल असेंबली। दूसरी संस्था है सिक्योरिटी काउंसिल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कंट्रोवर्शियल इंस्टीट्यूशन इन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। सिक्योरिटी काउंसिल का सबसे प्रमुख काम होता है पीस एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करना, दुनिया के अंदर शांति स्टैब्लिश करना, सुरक्षा प्रोवाइड करना। ये सिक्योरिटी काउंसिल का मेन उद्देश्य है। आप ये मान सकते हो कि सिक्योरिटी काउंसिल ये यूनाइटेड नेशन की वन ऑफ द पावरफुल बॉडी है। इसके अंदर कुल 15 मेंबर कंट्रीज होते हैं, 5+10, 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट। और ये 15 मेंबर पूरी दुनिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखा जाए तो सिक्योरिटी काउंसिल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट में काम कर रही है, ठीक है। तो ये पहले स्ट्रक्चर समझ दो। तो 15 मेंबर से सिक्योरिटी काउंसिल बनती है। इसका प्रमुख काम है दुनिया के अंदर पीस एंड सिक्योरिटी इंश्योर करना। दुनिया के अंदर सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना, पीस कीपिंग फोर्स का सहारा लेती है। ये सुना होगा आपने। इंडिया दुनिया के अंदर वो सबसे मतलब उन टॉप 3 कंट्रीज के अंदर जो सबसे ज्यादा पीस कीपिंग फोर्स प्रोवाइड करती है, पीस कीपर्स प्रोवाइड करती है। पीस कीपर्स कौन होते हैं? ये इंडिया के अंदर जो भी यूनिफॉर्म वाले लोग हैं, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आर्मी, पुलिस, इनमें से अलग अलग पर्सनल को पीस कीपर की तरह यूनाइटेड नेशन में भेजा जाता है एंड दे सर्व इन द यूनाइटेड नेशन एज अ पीस कीपर्स। तो अलग अलग कंट्रोवर्शियल जोन होते हैं, वहां पे इनको भेजा जाता है और वहां पे अपना काम करते हैं। तो इस तरीके से पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल काम करेगा। कहाँ पे पीस कीपिंग फोर्स भेजनी है, कहाँ से विड्रॉ करनी है, सारी डिसीजन कौन लेंगे? सिक्योरिटी काउंसिल। Security Council is made up of 15 members states consisting of 5 permanent member। 5 परमानेंट मेंबर कौन से? तो उसके अंदर एक है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस। ये 5 कंट्रीज है। इनको कहा जाता है P5 कंट्रीज, ये याद रखना आप। परमानेंट 5 कंट्रीज या फिर पावर 5 कंट्रीज। इंटरेस्टिंग बात ये सारी की सारी क्या है? न्यूक्लियर पावर स्टेट, सब के सब। उससे भी और इंटरेस्टिंग बात है कि 1950 में एंड 1955 में 2 बार, एक नहीं 2 बार इंडिया को P5 मतलब ये परमानेंट मेंबरशिप लेने की ऑफर आई थी। ऑफ कोर्स इट्स नॉट ऑफिशियल ऑफर, यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऑफिशियल ऑर्डर नहीं थी। यूएस और यूएसएसआर दोनों ने अलग अलग समय में ये ऑफर की थी, बट एट बोथ टाइम ड्यू टू कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स इंडिया रिफ्यूज टू बी अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। जबकि इन कॉन्ट्ररी आज इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबरशिप बनाने के लिए काफी इच्छुक है। देयर इज नोन एज G4 ग्रुप्स। G4 ग्रुप होता है जिसके अंदर इंडिया है, ब्राजील है, जर्मनी है, जापान है। इंडिया, ब्राजील, जर्मनी एंड जापान, इनको कहा जाता है G4 ग्रुप। ये G4 ग्रुप इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये जो 4 कंट्रीज है, ये 4 कंट्रीज चाहती है कि वो यूनाइटेड नेशन के अंदर परमानेंट मेंबरशिप के दावेदार है, तो उनको मिलनी चाहिए वहां पे। इंडिया उसमें से एक है। मतलब आज जिस चीज के लिए हम इतना लड़ रहे हैं ना, वो 1950-1955 में हमको मिला था, लेकिन हमने एक्सेप्ट नहीं किया। इस चीज को हम गलत सही के दायरे में नहीं रख सकते। उस समय के सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, इंडिया के और इंटरनेशनल सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे थे कि हम लोगों को उस समय में वो डिसीजन सही लगा और वो सही भी था। फिर आज परिस्थिति अलग है, आज ग्लोबल सिनेरियो अलग है, इंडिया की पोजीशन अलग है। सो इंडिया राइट नाउ कैन क्लेम इट्स परमानेंट सीट इन यूएनएससी। तो ये 5 मेंबर कंट्रीज है। इन 5 मेंबर कंट्रीज को मिलती है वीटो पावर। ये सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीटो पावर।
वीटो पावर क्या होता है गाइस? मतलब मना करने का अधिकार, नकाराचा अधिकार, करेक्ट? रिजेक्ट, इट्स राइट टू रिजेक्ट। कि मान लो यूएनएससी के अंदर कोई प्रस्ताव लाया गया कि जैसे हम कहेंगे कि पाकिस्तान एक टेरर स्पॉन्सर कंट्री है, तो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, कि इंडिया ने एक रेजोल्यूशन लाया वहां पे। अब इस रेजोल्यूशन के ऊपर वोटिंग होगी, 15 मेंबर्स है, ठीक है? तो 15 मेंबर वोट करेंगे। अब 15 में से मान लो 14 कंट्रीज है, ये 10 और ये 5 में से 4, ये 14 कंट्रीज ने यस के फेवर में वोट किया कि हाँ सैंक्शंस लगाने चाहिए। कोई एक कंट्री, फॉर एग्जांपल चाइना, चाइना ने कहा कि नहीं लगना चाहिए। लेकिन चाइना 5 परमानेंट कंट्रीज में से एक है ना जिसको वीटो पावर मिली है, तो चाइना वीटो पावर का यूज करेगा और उस रिजोल्यूशन को वहां पे खत्म कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, मना कर देगा कि नहीं, पाकिस्तान को हम सैंक्शन नहीं लगा सकते। तो 14 वर्सेस 1, 14 कंट्रीज है फेवर में, एक कंट्री फेवर में नहीं है। लेकिन जो कंट्री फेवर में नहीं है ना, वो परमानेंट कंट्री है जिसको वीटो पावर मिली है, तो वो अपना वीटो पावर का यूज करेंगे और उस डिसीजन को नलीफाई करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। दिस इज नोन एज वीटो पावर, राइट टू रिजेक्ट, ठीक है? ये वीटो पावर। तो ये वीटो पावर मिलती है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, ये जो 5 परमानेंट कंट्रीज है उनको, एंड दैट बिकम द बोन ऑफ कंटेंशन। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक वाद विवाद का मुद्दा बन गया है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ये जो 5 कंट्रीज है ना, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएस, यूके, ये कंट्रीज अपने खुद के फायदे के लिए वीटो पावर का यूज करती है, ना कि ग्लोबल अच्छा और बुरा के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब भी इजराइल पैलेस्टाइन का मुद्दा आएगा, तब यूएस वीटो कर देगा उस मुद्दे के ऊपर, अगेंस्ट इजराइल, सॉरी अगेंस्ट पैलेस्टाइन, इन फेवर ऑफ इजराइल। क्यों? क्योंकि यूएस और इजराइल काफी स्ट्रॉन्ग अलाई है। तो इजराइल के खिलाफ अगर कोई भी रिजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आता है, तो बिना किसी रीजन को बताए यूएस वहां पे क्या कर देता है, वीटो कर लेता है, और वो डिसीजन पास ही नहीं होता है। जैसे टेक अनदर एग्जांपल, इंडिया पाकिस्तान, व्हेनेवर देयर इज अ इंडिया पाकिस्तान इशू इन यूएनएससी, चाइना पाकिस्तान के फेवर में वीटो कर देता है, तो हमारा मुद्दा वहां पे होता नहीं। कि मान लो किसी आतंकवादी को इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करना है वहां पे, है ना? तो अगर भारत का किसी का नाम फॉरवर्ड करेगा, तो चाइना वहां पे वीटो कर देगा। क्यों? क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों स्ट्रॉन्ग अलाइज है, तो चाइना पाकिस्तान के फेवर में वहां पे वीटो कर देगा। तो दे आर मिसयूजिंग देयर पावर्स, इस तरीके से वहां पे मिसयूज होता है। तो ये वीटो पावर काफी एक चर्चा और वाद विवाद का मुद्दा बन गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। ये वीटो पावर होता है, इस तरीके से सिक्योरिटी काउंसिल का काम होता है। तो सिक्योरिटी काउंसिल, इट हैज प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी अंडर द यूएन चार्टर फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। द सिक्योरिटी काउंसिल इज मेड अप ऑफ 15 मेंबर कंट्रीज, 5 परमानेंट, ये 5 परमानेंट कंट्रीज के नाम है, एंड 10 नॉन परमानेंट। ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर कंट्रीज होती है, इसमें से हर कंट्री 2 साल के लिए अपॉइंट होती है, 2 इयर्स, ठीक है? तो 1 साल प्लस 1 साल, ऐसे 2 साल के लिए काम करेगी। पहले साल 10 में से 5 रिटायर्ड होके, उनकी जगह पे 5 नए मेंबर्स आएंगे। दूसरे साल जो बचे हुए 5 थे 10 में से, उनको रिटायर्ड किया जाएगा और उनके जगह पे नए 5 मेंबर को अपॉइंट किया जाएगा। फिर उसके नेक्स्ट ईयर ये जो 5 मेंबर अपॉइंट किए थे, ये रिटायर्ड हो जाएंगे वहां पे।